दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको उस्मानिया सल्तनत के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस्मानिया सल्तनत की बात सुनते ही दोस्तों सबसे पहले आपके जहन में एक ही ख्याल आता है और वो ख्याल है उस्मान गाजी का। लेकिन दोस्तों हमारी आपसे एक इंतज़ा है कि आप हमारी वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और हमारे चैनल सिड लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं उस्मानिया सल्तनत के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि उस्मानिया सल्तनत की नींव लगभग 13वीं सदी में रखी गई थी और दोस्तों इस सल्तनत ने 600 साल से भी ज्यादा समय तक हुकूमत कायम रखी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस्मानिया सल्तनत की नींव उस्मान गाजी ने रखी थी। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि उस्मान गाजी एक बहुत बहादुर जंगजू थे जो कि सुलेमान शाह के पोते और अर्तुगरुल साहब के फर्जंद थे। दोस्तों मैं यहाँ आपको ये भी बता दूं कि उस्मान गाजी काई कबीले से ताल्लुक रखते थे क्योंकि इनके दादा सुलेमान शाह और वालिद अर्तुगरुल गाजी दोनों ही अपने अपने समय पर काई कबीले के सरदार हुआ करते थे। दोस्तों साथ ही मैं आपको ये बताता चलूं कि काई कबीला तुर्की में हुआ करता था जो कि अपने समय में बहुत ज्यादा ताकतवर कबीला माना जाता था। साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताता चलूं कि काई कबीला शुरू में तो ज्यादा मालदार कबीला नहीं हुआ करता था, लेकिन दोस्तों इस कबीले के जंगजू की वजह से यह कबीला काफी ताकतवर माना जाता था क्योंकि इस कबीले के जंगजू बहुत ही ताकतवर होते थे और जब भी दुश्मन से उनका मुकाबला हुआ करता था या यूं कहिए कि दोस्तों जब भी दुश्मनों से उनकी जंग हुआ करती थी तो दोस्तों ज्यादातर जंगों को काई कबीला आसानी से फतेह कर लिया करता था। और दोस्तों यही नहीं, ईमानदारी के मामले में भी काई कबीला अपने दौर का सबसे ज्यादा ईमानदार कबीला माना जाता था। दोस्तों बात करें उस्मानिया सल्तनत की तो उस्मानिया सल्तनत को अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे अजीम सुल्तान दिए जिन्होंने न सिर्फ अपने बाप दादाओं की सल्तनत को बचाए रखा बल्कि दिन ब दिन इस सल्तनत को बुलंदियों के मकाम तक पहुंचा दिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काई कबीला सल्जूक सल्तनत को माना करता था। दोस्तों जब सल्जूक सल्तनत कमजोर पड़ने लगी और सल्जूक सल्तनत को संभालने के लिए कोई सुल्तान नहीं रहा तो सल्जूक सल्तनत को मिलाकर उस्मान गाजी ने 1299 में उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद रखी। और दोस्तों यही वो सल्तनत है जो दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत मानी जाती है और यही वो सल्तनत है जिसने मंगोलों और सलेबियों को न सिर्फ तुर्की से खदेड़ा बल्कि दूर दूर देशों तक उन्हें खदेड़ कर वहां अपना परचम लहराया। दोस्तों मैं ये भी आपको बता दूं कि उस्मानिया सल्तनत जब तक भी अस्तित्व में रही तब तक ये सल्तनत इस्लाम को मानने वाली इंसाफ परस्त सल्तनत रही। जो कोई भी सुल्तान इस सल्तनत पर बैठा करता था वे इस्लाम यानी अल्लाह को और इंसाफ को पहले तरजीह दिया करता था। और दोस्तों इसी वजह से ये सल्तनत दुनिया में आला मुकाम हासिल करने में कामयाब रही। यही नहीं दोस्तों, जब यह सल्तनत बनी तो दोस्तों कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन इस सल्तनत के आगे नहीं टिक पाता था क्योंकि दोस्तों इस सल्तनत में माल गनीमत और ताकतवर जंगजू की कभी कोई कमी नहीं थी। और दोस्तों उस्मान गाजी उस्मानिया सल्तनत के पहले सुल्तान बने और इन्होंने ही अपनी समझदारी और बहादुरी के चलते इसे एक मजबूत सल्तनत बनाया जिसकी वजह से इस सल्तनत ने 600 साल से भी ज्यादा समय तक इस दुनिया पर राज किया। दोस्तों यूं तो सल्तनत उस्मानिया में कई सुल्तान हुए हैं, लेकिन दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे सुल्तानों के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर वो सुल्तान उस्मानिया सल्तनत को नहीं मिले होते तो सल्तनत उस्मानिया इतनी बड़ी और मजबूत नहीं बन पाती। क्योंकि दोस्तों उस्मानिया सल्तनत के जिन सुल्तानों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उन्होंने अपनी ईमानदारी और बहादुरी के चलते सल्तनत उस्मानिया को दुनिया के सामने सुपर पावर बनने पर मजबूर कर दिया था और इन्हीं सुल्तानों की वजह से सल्तनत उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया बनी। दोस्तों इन्हीं सुल्तानों ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि सल्तनत उस्मानिया के उस्मानी ही है जो कि हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी जंगें लड़ी और उन जंगों में फतेह हासिल की जिन्हें फतेह कर पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया के इन सुल्तानों की बात करें तो सबसे पहले हम सुल्तान उस्मान गाजी की बात करेंगे क्योंकि उस्मान गाजी ही थे वो जिन्होंने उस्मानिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। यही नहीं दोस्तों, इन्होंने ही अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी के नक्शे कदम पर चलकर इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी क्योंकि अर्तुगरुल गाजी ही वो थे जिन्होंने तुर्की के छोटे बड़े कबीलों को एक ही झंडे के नीचे लाने में काफी मेहनत की थी और इनकी इसी मेहनत को आगे बढ़ाकर उस्मान गाजी ने 1299 में सल्जूक सल्तनत और तुर्की के काई
तुर्की के कई कबीले और सभी छोटे बड़े कबीलों को मिलाकर इस सल्तनत को बनाया था, जिसके चलते आगे चलकर यह सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत बन पाई थी। उस्मान गाजी के बाद दोस्तों हम उरहान गाजी सुल्तान की बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उरहान गाजी उस्मान गाजी के फर्जंद थे। दोस्तों इनके वालिद उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद तो रख दी थी और इस सल्तनत की सरहदें भी बढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन दोस्तों उरहान गाजी ही वो सुल्तान थे जिन्होंने उस्मानिया सल्तनत की सरहदों को दूर दूर तक पहुंचा दिया था। यही नहीं दोस्तों, समुद्र के रास्ते भी उन्होंने यूरोप की कई सरहदों को फतेह कर अपनी सरहदों का विस्तार किया था। दोस्तों उरहान गाजी ही वो सुल्तान थे जिन्होंने एक ऐसी फौज तैयार की थी जिसे हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया था, और उस फौज को इतिहास में जेनिसरीज फौज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जेनिसरीज फौज ही वो फौज थी जिसे उस्मानिया सल्तनत की सबसे ताकतवर और ना हारने वाली फौज बताया जाता है। दोस्तों ये भी हम आपको बता दें कि जब उस्मानिया सल्तनत की जंग अपने दुश्मनों से हुआ करती थी तो ज्यादातर जंग ये सल्तनत जीत लिया करती थी, लेकिन जब कभी जंग में इस सल्तनत को हारने का डर महसूस होने लगता था या यूं कहिए कि दुश्मन इन पर भारी पड़ने लगता था, तब ये उस्मानिया सल्तनत उस जंग में अपनी जेनिसरीज फौज को उतारा करती थी। दोस्तों जेनिसरीज फौज को जंग के आखिरी दौर में उतारा जाता था। दोस्तों जंग के आखिरी दौर में जब दुश्मनों को ये लगता था कि वो उस्मानिया सल्तनत को फतेह कर लेंगे, तब जेनिसरीज फौज के जंग में उतरने से दुश्मनों के हाथ पैर फूल जाया करते थे और दुश्मनों को करारी हार का सामना करना पड़ता था। इसलिए इस फौज को सल्तनत उस्मानिया की सबसे ताकतवर फौज बताया गया है। दोस्तों जब उस्मान गाजी अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में थे तो उन्होंने अपने इंतकाल से पहले अपने जानशीन उरहान गाजी को इस सल्तनत की गद्दी पर बिठाकर सल्तनत का सुल्तान मुकम्मल कर दिया था। दोस्तों इनके बाद हम बात करते हैं सुलेमान द मैग्निफिसेंट। दोस्तों ये सुल्तान सलीम अव्वल के बेटे थे। दोस्तों ये काफ़ी बहादुर और इंसाफ परस्त सुल्तान थे। इन्होंने अपनी बहादुरी के चलते सल्तनत उस्मानिया को दुनिया में आला मुकाम तक पहुंचा दिया था। दोस्तों ये वही सुल्तान थे जिनके दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया के सामने सुपर पावर के रूप में आई थी। इन्हीं के दौर में समुद्र में भी सल्तनत उस्मानिया दौर शुरू हुआ था और यूरोप के ज़्यादातर देश इन्हें टैक्स भी दिया करते थे। दोस्तों इन्होंने सल्तनत उस्मानिया पर लगभग 46 साल तक हुकूमत की थी। दोस्तों ये उस दौर के इतने ताकतवर सुल्तान साबित हुए थे कि इन्होंने अपनी सरहदों को इतना फैला लिया था कि इनकी सरहदों की जड़ें यूरोपीय सल्तनत के अंदर तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों इनकी जिंदगी का काफ़ी दौर जंगों में गुजरा था, इसी वजह से ये सल्तनत सुपर पावर बनी थी। दोस्तों ये इतने काबिल सुल्तान थे कि इनके बाद सल्तनत उस्मानिया को इतना काबिल और ताकतवर सुल्तान नहीं मिल सका। दोस्तों इनके बाद हम बात करते हैं सुल्तान सलीम अव्वल की। दोस्तों बात करें सुल्तान सलीम फर्स्ट की तो ये सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के वालिद थे, और दोस्तों ये इतने समझदार और ताकतवर सुल्तान हुए थे कि सल्तनत उस्मानिया की जो रियासत इन्हें मिली थी उसे इन्होंने दुगना कर दिया था। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया एक सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने आई थी, वो देन दोस्तों सुल्तान सलीम अव्वल की ही देन थी। दोस्तों यही वो सुल्तान थे जिन्होंने अपनी मेहनत, ईमानदारी और बहादुरी के दम पर सल्तनत उस्मानिया को इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया था। इनसे पहले कोई भी सुल्तान इस सल्तनत को इस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया था। दोस्तों सुल्तान सलीम अव्वल कितने बहादुर और ताकतवर थे इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनसे पहले जो उस्मानिया सल्तनत के 8 सुल्तान हुए थे उन सभी की कामयाबी को अगर मिलाया जाए तो ये अकेले ही ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने उन सभी 8 सुल्तान के बराबर कामयाबी हासिल की थी। मतलब ये कि दोस्तों सल्तनत उस्मानिया की जो रियासत इन्हें मिली थी उस रियासत को अकेले ही अपनी जिंदगी में सुल्तान सलीम अव्वल ने दुगना कर दिया था। दोस्तों सुल्तान सलीम अव्वल ही वो सुल्तान थे जिन्होंने अपने मरने से पहले सल्तनत उस्मानिया को एक बड़ी और ताकतवर सल्तनत बनाया था। दोस्तों आपके नॉलेज के लिए साथ साथ ये भी बताते चले कि मिस्र, मक्का, मदीना और बैतुल मुकद्दस जैसे पाक शहर भी सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में ही सल्तनत उस्मानिया में मिल गए थे,
اور یہی وجہ تھی کہ دوستوں عثمانیہ سلطنت اب خلافت سلطنت میں بدل گئی تھی۔ یعنی یہ کہ دوستوں انہی کے دور میں خلافت سلطنت عثمانیہ کو پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس سلطنت کی گدی میں بیٹھنے والے سلطان کو اپنا خلیفہ مان لیا تھا، کیونکہ ان سے پہلے اس سلطنت کی گدی میں جو سلطان بیٹھا کرتے تھے انہیں خلیفہ نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ انہیں محض سلطان ہی مانا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سلطان سلیم اول ہی وہ پہلے سلطان تھے جن کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھنے والے سلطان کو سلطان کے ساتھ ساتھ خلیفہ کا عہدہ بھی دنیا کے مسلمان دے چکے تھے۔ تو دوستو ان کے بعد ہم سلطان محمد فاتح کی بات کرتے ہیں۔ دوستو سلطان محمد فاتح کی بات کریں تو یہ سلطنت عثمانیہ کے بہت ہی بہادر اور طاقتور سلطان تھے۔ دوستو سلطان محمد فاتح نے اپنی ایمانداری اور بہادری کے چلتے ایسے کارنامے اس دور میں انجام دیے جسے کوئی اور سلطان نہیں دے پایا۔ دوستو سلطان محمد فاتح نے وہ کر دکھایا جس کی امید نہ کسی کو تھی اور نہ ہی کوئی کر پایا تھا۔ دوستو یہی وہ سلطان تھے جنہوں نے سینکڑوں سالوں سے ناکام ہو رہے سپنے کو پورا کرا تھا، اور دوستو وہ سپنا تھا قسطنطنیہ کو جیتنے کا۔ دوستو سلطان محمد فاتح نے اپنی محنت اور بہادری سے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا، جو کہ دنیا میں کسی کے لیے ممکن کر پانا اسمبھو تھا۔ دوستو صرف 21 سال کی عمر میں ہی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا۔ تو دوستو یہ کچھ سلطان تھے جن کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بنی۔ تو دوستو آگے بھی ہم آپ کو طرح طرح کی ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاتے رہیں گے، لیکن دوستو ہمارے چینل سٹی لائیو نیوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ تھینک یو۔